जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं चेन्नई स्थित नावी एरोस्पेस के बारे में। नावी एरोस्पेस इस समय एक एआई आधारित फाल्कन इंटरसेप्टर ड्रोन को विकसित कर रही है। ये एक हाई स्पीड काइनेटिक इंटरसेप्टर है जो दुश्मन के ड्रोन को सीधा टकराकर नष्ट करता है। आप इसको हार्ड किल भी कह सकते हैं। खासतौर पर ये उन हालात के लिए उपयोगी है जहां पर जैमिंग या सॉफ्ट किल तकनीकें काम नहीं करती, जैसे फास्ट या स्वार्म ड्रोन जो होते हैं। इनके अगेंस्ट ये टेक्निक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। इसमें एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है जो तेजी से टारगेट की ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करके उसको इंटरसेप्ट करता है। इसका उद्देश्य बैटलफील्ड और जो होमलैंड सिक्योरिटी है, दोनों में सुरक्षा प्रदान करना है, जैसे कि मिलिट्री एसेट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर हमारे दूसरे अर्बन एरियाज हो गए। ये प्रोजेक्ट भारत में इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन और एआई बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। फाल्कन जैसे सिस्टम भारत की सेल्फ रिलायंस और मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के पहले स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट को अब कॉन्सेप्ट से एक्चुअल डेवलपमेंट फेज में उतार दिया है। पहला ऑर्बिटल मॉड्यूल बनाने के लिए इंडियन कंपनीज को इनवाइट किया गया है, जहां पर उनके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी कर दिया गया है। ये मॉड्यूल पूरे स्पेस स्टेशन का फाउंडेशन होगा और इसमें हाई क्वालिटी मटेरियल्स, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जरूरी होंगे। स्टेशन मॉड्यूलर होगा, यानी बाद में नए मॉड्यूल्स को जोड़कर इसे एक्सपैंड किया जा सकेगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें ऑटोनोमस डॉकिंग और रांडेवू देखने को मिलेगा। इसके अलावा लाइडार, रेडार सेंसर और एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। मजबूत और रीयूजेबल डॉकिंग पोर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। रोबोटिक्स और ऑपरेशंस का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उपयोग किया जाएगा, जैसे कि बाहरी रोबोट जो है वो पेलोड हैंडलिंग और रिपेयर का काम करेंगे। इंटरनल रोबोट जो है क्रू असिस्टेंस हो गया और इंस्पेक्शन हो गया, इसमें मदद करेंगे। वहीं एआई, टेली ऑपरेशन और ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन पर फोकस किया जा रहा है। यानी कि भारत अपना खुद का मॉडुलर स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री की भूमिका भी काफ़ी बड़ी होगी और फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए ये एक मेजर प्लेटफॉर्म बन जाएगा। भारत अब अपने नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स जो हैं, जिनको हम एनजीएमवी के नाम से भी जानते हैं, वो अब मित्र देशों को एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहा है। ये छोटे लेकिन बेहद ताकतवर युद्धपोत होंगे, खासकर जो कॉस्ट इफेक्टिव नेवल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में इसको ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये एक आदर्श ऑप्शन हो सकता है। मुख्य ताकत की बात करें तो इन जहाज में हमें 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जो कि एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों में सक्षम है। इसके अलावा हमें 24 VLSR SAM यानी वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का एयर डिफेंस देखने को मिलेगा। ये एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और इनकमिंग मिसाइल से हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हमें स्टेल्थ डिज़ाइन देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो लिटरल और चोक पॉइंट्स हैं वो ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज होंगे। एडवांस सेंसर्स, रेडार और कॉम्बैट सिस्टम से ये लैस होगा। स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालें तो इसका डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 1450 टन का होगा। स्पीड 33 नॉट्स की होगी और इसमें जो क्रू कैपेसिटी होगी वो 80 पर्सनल्स की होने वाली है। इनका निर्माण बेसिकली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है और कुल 6 जहाज बनाए जा रहे हैं, जिनमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 9,804 करोड़ रुपए है और पहला जहाज मार्च 2027 तक भारत को डिलीवर भी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने पुराने F7 फाइटर जेट को ड्रोन बनाने की योजना पर काम कर रहा है या ड्रोन में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। इसके पीछे का उनका मकसद साफ है, भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती देना। अगर हम उनकी प्लानिंग की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पुराने जेट से पायलट सिस्टम हटा दिए जाएंगे और उनकी जगह जो ऑटोनोमस फ्लाइट सिस्टम है, जीपीएस है और दूसरे जो डेटा लिंक है, उनको लगाया जाएगा। इससे जेट हल्का होगा और ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकेगा। ऑपरेशन का तरीका अगर हम बात करें तो यह डिकॉय के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जहां पर रेडार को धोखा देना और दूसरे जो रोल हैं उनमें यह यूज़ होगा। इसके अलावा ये कामिकाज़ी स्ट्राइक में भी यूज़ किया जा सकता है। ये जेट मैक 2 की स्पीड पे जा सकते हैं और 2000 किलोग्राम तक का जो विस्फोटक है वो सीधा टारगेट से टकरा सकते हैं। और इससे हम आप बेसिकली एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब इम्पैक्ट होगा तो 9 टन की मिसाइल जैसा ही प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इसको अभी अंडर कंसिडरेशन रखा गया है। अब देखना ये है कि इस पर प्रैक्टिकल वर्क कब तक शुरू होता है और भारत इसका जवाब कैसे देगा, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश से इतने बड़ी टेक्नोलॉजी इनोवेशन की उम्मीद करना ही अपने आप में थोड़ा बेईमानी लगती है। भारत अपनी मिसाइल तकनीक को और एडवांस बना रहा है, खासकर MIRV यानी मल्टीपल वॉरहेड के साथ स्मार्ट डिकॉयज को जोड़कर, ताकि दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा दिया जा सके। MIRV बेसिकली एक ही मिसाइल में हमें अलग अलग जो पेलोड है वो देखने को मिल जाते हैं और ये अलग अलग टारगेट पर हिट कर सकते हैं। हर वॉरहेड अलग दिशा में जाकर हमला कर सकता है। अब स्मार्ट डिकॉय क्या है? ये नकली वॉरहेड होते हैं और
असली वॉरहेड जैसे ही रेडार और हीट सिग्नेचर बनाते हैं। दुश्मन के रेडार को ये कंफ्यूज करने का काम करते हैं। बेसिकली ये मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंचकर जो असली वॉरहेड है और नकली वॉरहेड है या नकली डिकॉय है, उसको दोनों को छोड़ती है और सभी ऑब्जेक्ट्स एक जैसे दिखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ये तय नहीं कर पाता कि असली कौन है और नकली कौन है। इसका फायदा ये होता है कि इनको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है और भारत अपना जो मिशन है इनकी सहायता से वो एग्जीक्यूट भी कर लेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दुश्मन के जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है इनको मात दे करके अपनी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको मेंटेन हम रख सकें। भारत का स्वदेशी तक्षक हैवीवेट टॉर्पीडो अब एक अहम चरण में पहुंच चुका है, जहां पर इसके ट्रायल 2026 में कलवरी क्लास के सबमरीन से शुरू होंगे। डीआरडीओ की तरफ से इसका निर्माण किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है भारतीय नौसेना को स्वदेशी एडवांस टॉर्पीडो देना जो दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाज़ों को निशाना बना सके। 2024 में 877 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसमें टॉर्पीडो को जो सबस्टिक कॉम्बैट सिस्टम है इससे जोड़ा जाएगा और इससे टारगेटिंग और फायर कंट्रोल और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। इसके लिए कलवरी क्लास में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इन सबमरीन में जो AIP है यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है लगाया जा रहा है। तक्षक के लिए स्विम आउट लॉन्च सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। इससे टॉर्पीडो जो लॉन्च होता है इसका वो काफ़ी शांत तरीके से होता है। इसमें अलग अलग चरण में ट्रायल देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसका हार्बर ट्रायल जो है वो 2026 में शुरू होगा, सी ट्रायल लेट 2026 में शुरू होगा और इसके अलावा जो वॉरहेड टेस्ट है वो 2027 में होगा और उसके बाद इसके डिप्लॉयमेंट पर काम किया जाएगा। और इस टेस्ट के सफल होने के बाद भारत को मिलेगा एक पूरी तरीके से स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और नेवी की अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी मजबूत होगी। भारत की कंपनी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसे हम मिधानी के नाम से जानते हैं, इन्होंने हाई परफॉर्मेंस सुपर एलॉय कास्ट स्टिक तैयार किए हैं जो सीधे एरो इंजन के सबसे क्रिटिकल पार्ट्स में इस्तेमाल होंगे। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है बल्कि भारत के इंजन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। जरा सोचिए, एक फाइटर जेट इंजन के अंदर का तापमान लगभग 1000 सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है और साथ ही हाई प्रेशर होता है, लगातार घूमते पार्ट्स होते हैं और लंबे समय तक स्ट्रेस होता है। ऐसी परिस्थिति में साधारण मेटल तुरंत फेल हो जाएंगे और यहीं पर काम आता है सुपर एलॉय। मिधानी ने जो ये सुपर एलॉय बनाया है या कास्ट स्टिक बनाई है, ये बेसिकली इंजन डिस्क, शाफ्ट और टर्बाइन पार्ट्स में इस्तेमाल होंगी और इनकी ताकत बेसिकली काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये एक्सट्रीम हीट को सहने की क्षमता के साथ आएंगे, हाई स्ट्रेस में भी मजबूत रहेंगे और जो क्रीप यानी समय के साथ कमज़ोर होने वाला एक गुण है उससे भी ये बचे रहेंगे। और सबसे खास बात, प्रिसीजन कास्टिंग टेक्नोलॉजी, इससे इनका स्ट्रक्चर बेहद मजबूत और भरोसेमंद बनेगा। तो इसका सीधा फायदा यही होगा कि ज़्यादा पावरफुल इंजन रहेगा, ज़्यादा भरोसेमंद परफॉर्मेंस होगी और कम फेलियर के चांसेस रहेंगे। F414 इंजन को लेकर लगातार लोग अपडेट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये डील अब तक फाइनलाइज हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें 2026 मार्च तक डील के फाइनलाइज होने की बात चल रही थी। अब रिपोर्ट्स जो भी इसको लेकर निकल के आ रही हैं उसमें ये अंदेशा लगाया गया है कि अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिन पे आम सहमति नहीं बन पाई है। खासकर जो कमर्शियल नेगोशिएशन है ये पूरे नहीं हो पाए हैं, जहां पर कॉस्ट को डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि उम्मीद है कि 2026 में ही ये डील देखने को मिलेगी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ें कब तक होंगी पूरी, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि पहले HAL ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली कहा था कि डील जो है वो 2026 मार्च तक फाइनलाइज होंगी, लेकिन अब मार्च खत्म होने वाला है लेकिन इस डील का दूर दूर तक अभी कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये डील शायद अधर में लटकी है किन्हीं कारणों की वजह से। आशा तो यही है कि ये डील 2026 में फाइनलाइज हो जानी चाहिए, क्योंकि इस पे ही भारत के जो तेजस मार्क 2 और रैम का इंजन है उनका भविष्य टिका हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।